हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड चांस टू लव हिम बेटर का पार्ट 19 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेन रुई अपने नेफ्यू को डांट रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका नेफ्यू किसी काम का नहीं है और वो बिल्कुल भी अपने मॉम एंड डैड की परवाह नहीं करता है। अब इसके बाद वेन रुई यू डोंग से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहा था। वेन रुई ने सोचा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे अपने भतीजे को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करना होगा और उसका भतीजा जो काम नहीं करना चाहता है उसे अपने भतीजों को वही काम करने के लिए फोर्स करना होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो वांग यीबो से नहीं हार सकता है। वो आज तक अपनी इतनी बड़ी लाइफ में कभी भी नहीं हारा है और इस बार भी वो जीत ही हासिल करेगा। वो वांग यीबो नाम के लड़के को ऐसे ही अपने खिलाफ कार्रवाई करते नहीं देख सकता, लेकिन अभी वो वांग यीबो के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता है। वो अभी हार मानने का नाटक करेगा और अंदर ही अंदर अपने प्लान को अंजाम देगा। वो ऐसे किसी पर्सन को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता है जो कि उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा, और वो इस बार वांग यीबो को भी बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यू डोंग, जिसे कि उसके ही चाचा के बॉडीगार्ड्स ने लगभग किडनैप कर लिया था, या फिर कहें उसे ज़बरदस्ती उसी जगह पर ले जाया जा रहा था जहां वो नहीं जाना चाहता था। यू डोंग ने काफ़ी खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उन लोगों को गालियां दी, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो उन मस्कुलर बॉडीगार्ड से खुद को नहीं छुड़ा सकता है। वो लोग यू डोंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यू डोंग अपने मन से अपने अंकल से दूर जाना चाहता है। वो अपने अंकल के इन कारोबार में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि उसके अंकल किस तरह का काम करते हैं। बस यू डोंग की अंतरात्मा यही बता रही है कि भले ही उसके अंकल के कारोबार को वो नहीं जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके अंकल जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये भी पता लगाया है कि वो ये बिंग नाम की लड़की भी अब उसके मामा के साथ ही रहती है, या फिर कहें उसके मामा से रिलेटेड है। जब उसने पहली बार उस लड़की को देखा था तो वो उसकी ब्यूटीफुल रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, इसलिए उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ये बिंग नाम की लड़की उसमें सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड होने का नाटक कर रही है क्योंकि वो यूडोंग का पैसा चाहती थी। यहाँ तक कि बाद में उसे ये भी पता चला कि ये बिंग ने उसके दोस्तों के साथ भी काफ़ी कांटेक्ट रखे थे और पैसे के लिए वो उसके दोस्तों के साथ अपनी हद भी पार कर गई थी। वो लड़की सिर्फ एक शानदार लाइफ जीना चाहती है, और जल्द ही यू डोंग को ये समझ में आ गया कि वो लड़की पैसों के पीछे पागल है, इसलिए उसने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया और यू डोंग ने तुरंत उस ये बिंग से ब्रेकअप कर लिया और वहीं अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि यू डोंग ने अपने माँ को ये भी समझाने की कोशिश की कि वो जिस लड़की के साथ रह रही हैं वो लड़की बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ पैसों के पीछे भागती है और उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि यू डोंग ये भी जानता है कि वो ब्यूटी के पीछे पागल है, वो सुंदर लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो अपने लिमिट को जानता है। वो किसी भी पर्सन के लिए खतरा नहीं बनना चाहता या किसी मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। यू डोंग अपने मामा से कहता है, मामा क्या आप श्योर हैं कि आप मुझे तब जाने देंगे जब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। हालांकि यू डोंग ये बोल तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो तुरंत अपने मामा के चंगुल से भाग निकलेगा। और यू डोंग ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर वो एक बार अपने मामा के चंगुल से भागा तो वो ये मेक श्योर करेगा कि वो कहीं इतने ज़्यादा दूर चला जाए कि उसके मामा उसे दोबारा फिर कभी ढूंढ ना पाएँ। दूसरी तरफ वेन रुई यू डोंग को आंसर करते हुए कहता है, बेशक जब तुम मेरी सारी बातें मानोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारे मॉम एंड डैड को भी तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस होगा, और जब एक बार तुम मेरी सारी बातें मान लोगे तो मैं दोबारा फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भी एक ऐसा भतीजा नहीं चाहिए
जो कि इतना ज़्यादा बेवकूफ़ और कामचोर हो, इसीलिए तुम्हें वही करना होगा जो कि मैं कहूँगा। वेन रुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नेफ्यू को ये सारी बातें कही, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये जानता था कि भले ही उसका नेफ्यू उसकी सारी बातें सुनने के लिए मान गया है, फिर भी उसका नेफ्यू बहुत ज़्यादा शरारती है और वो भागने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन वेन रुई भी इतना ज़्यादा स्टूपिड नहीं है, इसीलिए वो भले ही अपने नेफ्यू के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हो, फिर भी वो अपने गार्ड्स को कम नहीं करेगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग यीबो को, जो कि अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था। अब वांग यीबो का बिजनेस भी बिल्कुल स्टेबल हो गया था और शाओजान के साथ उसके बचपन में जो कुछ भी हुआ था उस मामले को भी अदालत में लाया गया। साथ में वांग यीबो के पास बहुत सारे सबूत थे जिससे ये साबित हो गया कि शाओजान के खिलाफ ये सारी रची गई एक साजिश थी और जिसके बाद गुनहगारों को कानून द्वारा उन्हें सख्त सज़ा दी गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूडोंग को, जिसे कि उसके अंकल के घर वापस लाया गया था और जिसके बाद उसे वहीं पर ग्राउंडेड कर दिया गया था। वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था और वो बस यही इंतज़ार कर सकता था कि उसे भागने का एक मौका मिले। इस बार अपने मामा से इतनी दूर भाग जाएगा कि उसके मामा उसे दोबारा फिर कभी ढूंढ या देख नहीं पाएंगे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके मामा उसे दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। वो दूसरों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। वो बिल्कुल भी अपने मामा की तरह हार्टलेस नहीं है। वो कुछ भी बुरा काम नहीं करना चाहता है और ना ही किसी भी पर्सन को चोट पहुंचाना चाहता है, भले ही उस पर्सन ने उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। इंसाफ के लिए कानून है और कानून ही उस पर्सन को सज़ा देगी। उसे किसी भी पर्सन को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम दूसरी तरफ वांग यीबो को देखते हैं, जो कि कंपनी में नहीं जा रहा था क्योंकि अब उसकी कंपनी बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सतर्क था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अभी भी उन अवैध कामों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ की गियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। वो उनके हेडक्वार्टर को ढूंढना चाहता था और उन लोगों को बचाना चाहता था जिन्हें वो बचा सकता था। वो वेन रुई को गिरफ्तार करवाना चाहता था और उसके लिए सबूत भी ढूंढना चाहता था। और ये सभी काम करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो वेन रुई को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। वांग यीबो अपने ये सारे काम बहुत ज़्यादा सावधानी से और छुपा कर करता था। उसने शाओजान को कभी भी ये जानने नहीं दिया या फिर ये नहीं बताया कि वो फ़िलहाल क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बिज़ी है। अपनी इस लाइफ में वांग यीबो की सिर्फ एक यही विश थी कि वो अपने गियर को हैप्पी देखना चाहता है, टेंशन फ्री देखना चाहता है और वो ये सारी बातें बताकर अपने गियर को टेंशन नहीं देना चाहता था। हर दिन की तरह वांग यीबो का सिक्योरिटी आज भी उनके घर यीबो से कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात करने आया था। वांग यीबो के पास कंपनी में करने को अब ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि उसके ज़्यादातर कामों को उसके फादर ने संभाल लिया था, जो कि अनऑफिशियली ही उसका काम कर रहे थे ताकि वांग यीबो अपने प्रेग्नेंट गियर के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उसकी टेक केयर कर सके। हर बार की तरह वांग यीबो ने इस बार भी सबसे पहले सिक्योरिटी को अपने स्टडी रूम में जाने के लिए कहा। इसके बाद वांग यीबो भी स्टडी रूम में शाओजान को ये बोलकर चला गया कि शाओजान उसका इंतज़ार करे और वो अपना काम ख़त्म करके जल्द ही जान के पास वापस आएगा। इस बार शाओजान भी बिल्कुल भी ज़िद नहीं करता है और वो वांग यीबो को जाने देता है। वांग यीबो भी इस बार अपने गियर के इस तरह के बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि उसका गियर आज बहुत ज़्यादा चिपचिपा बिहेव नहीं कर रहा था और ना ही आज उसके गियर ने कोई परेशानी पैदा की और आसानी से ही वांग यीबो को उसके काम के लिए जाने दिया। लेकिन उसके गियर ने उससे एक बात ज़रूर कही कि वो जल्दी अपना काम ख़त्म करके शाओजान के पास चला आए। अब हम देखते हैं शाओजान को, जो कि अपने हस्बैंड को और उसके सिक्योरिटी को ऊपर जाते हुए देखकर अपना मुंह बनाता है। इसके बाद वो अपने पेट को धीरे से रब करते हुए मुस्कुराता है। हम देखते हैं शाओजान विस्पर करते हुए अपने बेबी से कहता है, बेबी चलो हम सुनते हैं कि डैडी अपने सिक्योरिटी से रोज़ रोज़ क्या बात करते हैं।
इतना बोलकर शाहजहान धीरे धीरे अपने हस्बैंड के पीछे जाने लगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसका हस्बैंड उसे खुद को फॉलो करते हुए देख न ले। और जैसे ही वांग यीबो का सिक्योरिटी और वांग यीबो दोनों स्टडी रूम के अंदर एंटर करते हैं, थोड़ी ही देर में शाहजहान भी स्टडी रूम के दरवाजे के पीछे कान लगाकर खड़ा हो जाता है। अब हम स्टडी रूम के अंदर देखते हैं, वांग यीबो और उसका सिक्योरिटी दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। सिक्योरिटी ने अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हुए कहा, बॉस, वेन रुई आपसे मिलना चाहता है और उसने कई बार फ़ोन भी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बात करते टाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। साथ में उसने अपने बॉस को ये भी इन्फॉर्म किया कि उसके बॉस के अनुपस्थिति में कंपनी में क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो सिक्योरिटी से कहता है, ओह, मुझे पहले से ही पता है कि उसकी प्लानिंग क्या है। वो वेन रुई अपने बहन और उसके हस्बैंड को सलाखों के पीछे देखकर बेचैन हो रहा होगा और इसी वजह से वो मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन वो इस काम में भी असफल हो रहा है। इसीलिए अब उसकी अगली प्लानिंग ये है कि वो मेरी कमज़ोरी को खोजेगा और जिसके बाद वो मुझे फोर्स करने के लिए मेरी कमज़ोरी का इस्तेमाल करेगा। इतना बोलकर वांग यीबो कुछ सेकंड के लिए रुका। इसके बाद उसने फिर से बोलना कंटिन्यू किया। अब वेन रुई अच्छा होने का दिखावा कर रहा है और वो एक अच्छा इंसान होने की झूठी इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं एक गैंगस्टर पर कभी भी यकीन नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं रहा जो कि उसकी बातों में आ जाऊँ। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, शाहजहान ने उन लोगों की सारी बातें सुनी, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी था क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की एक भी बात समझ में नहीं आई। हालांकि वो यहाँ जल्दी जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी की बात नहीं सुन पाया। और अभी उसके हस्बैंड ने जो कुछ भी कहा है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है वो किस काम की बात कर रहा है और उसका हस्बैंड ऐसा भी क्या ज़रूरी काम कर रहा है जो कि उसका सिक्योरिटी रोज़ उससे यहाँ पर बात करने आता है। आखिर वो किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं और किस कमज़ोरी की बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं, सिक्योरिटी वांग यीबो से पूछता है, बॉस, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वेन रुई को आपसे मिलने आने देना चाहिए या उसे ये बताना चाहिए कि आप बिज़ी हैं और उससे नहीं मिल सकते? दूसरी तरफ शाहजहान ने जैसे ही वेन रुई का नाम सुना, उसका फेस पीला पड़ गया और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। हालांकि शाहजहान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकला, बल्कि उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो तुरंत वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गया। शाहजहान ने डर के मारे कांपते हुए कहा, वेन रुई कौन है? नाम सुनकर मुझे इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? क्या मैं इस पर्सन को पहले से ही जानता हूँ? लेकिन मैंने अपनी इस लाइफ में इस नाम को पहले कभी भी नहीं सुना है और ना ही मैं इस पर्सन से मिला हूँ। शाहजहान जितना ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहा था, उसके सिर में उतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो पसीने से पूरा भीग गया था। शाहजहान अब गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, तभी उसके पेट में एक हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। शाहजहान अपने उन अजीब सपनों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, जो कि उसे लगभग हर रोज़ आते हैं और वो बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं और अब उसे ये नाम सुनकर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शाहजहान आज ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, या फिर अब वो धीरे धीरे पागल होने लगा है। शाहजहान ये भी जानता है कि उसे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके हस्बैंड अभी रूम से बाहर आया और उसने उसे इस हालत में यहाँ पर बैठे देखा तो वो वरीड हो जाएगा और साथ में उसके बेबी की केयर ना करने के लिए उसे दोषी भी ठहराएगा। शाहजहान जानता है कि उसका हस्बैंड उसके सामने कभी भी ये बात नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी उसे अपने बेबी की अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। उसकी एक छोटी सी गलती भी उसके बेबी के ऊपर भारी पड़ सकती है और वो ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके बेबी को कुछ हो। उसने इस बेबी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसने गॉड के सामने बहुत ज़्यादा विशेष की है और जब आखिरकार उसे उसका बेबी मिलने वाला है तो वो इतना ज़्यादा लापरवाह नहीं हो सकता। वो नहीं चाहता कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से
वो अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करता रहे। हम देखते हैं शाहजहान को, जो कि धीरे धीरे अपने पेट को रब कर रहा था और अब आखिरकार वो खुद को शांत करने में कामयाब रहा। उसने अपने बेबी से विस्पर करते हुए कहा, बेबी, मुझे पता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा लापरवाह है और वो तुम्हारी अच्छे से टेक केयर नहीं कर पा रही है। इतना बोलते हुए शाहजहान अपने पेट को रब कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने बेबी का किक महसूस होता है, जो कि उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कि उसका बेबी उसकी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा हो। अब शाहजहान वहाँ से उठकर जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो वहाँ से जा सके। इसके बाद शाहजहान ने स्टडी रूम के अंदर क्या बातचीत चल रही है उसे सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका हस्बैंड अपने सिक्योरिटी से बात कर चुका है और अब उसे रूम के अंदर से कुछ हलचल भी महसूस हो रही थी। उसे पता चल रहा था कि अगले ही पल उसका हस्बैंड या सिक्योरिटी कोई भी रूम से बाहर आ सकता है। और जैसा कि शाहजहान ने सोचा था, कुछ सेकंड बाद ही उस रूम का डोर खुला और वहाँ से आने वाला पहला पर्सन कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी ने अपने बॉस के वाइफ को फर्श पर बैठे देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और उसका फेस पीला हो गया। वो घबरा गया था। सिक्योरिटी जानता था कि उसके बॉस की वाइफ प्रेग्नेंट है और जैसा कि वो जानता है गेयर्स के बारे में, गेयर्स की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकती है और एक नॉर्मल सी गलती भी बेबी की जान को या फिर गेयर की जान को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि एक लड़की भी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जितना कि गेयर्स की होती है। गेयर्स की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इसके बाद सिक्योरिटी अपनी वरिड वॉइस में शाहजहान से पूछता है, मैडम, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ वांग यीबो, जो कि स्टडी रूम के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिक्योरिटी की आवाज़ सुनी, वो तुरंत रूम से बाहर आया और उसने अपने गेयर को फर्श पर बैठा देखा, लेकिन उसका गेयर उसके सिक्योरिटी को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और अगर उसे मौका मिले तो वो तुरंत उसके सिक्योरिटी को वहीं पर मार दे। दूसरी तरफ हम शाहजहान को देखते हैं, जो कि सिक्योरिटी के मैडम कहने से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहा था। शाहजहान ने सोचा, आखिर उसे मैडम कहने का क्या मतलब है? वो कोई लड़की नहीं है। अगर वो अभी उठ सकता तो वो इस घमंडी सिक्योरिटी को सबक ज़रूर सिखाता। क्या उसे यहाँ पर कोई मैडम दिखाई दे रही है? क्या उसे दिखाई नहीं देता कि वो एक गेयर है, ना कि एक लड़की? दूसरी तरफ सिक्योरिटी, जो कि अपने मैडम की ऐसी निगाहों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसने क्या गलत कह दिया है। कुछ सेकंड पहले उसने जो कुछ भी कहा है, उसने वो सारी बातें याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे इन सारी बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। इतनी नॉर्मल सी बात पर उसके बॉस की वाइफ उस पर नाराज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बॉस की वाइफ अभी उसे बहुत बुरी तरीके से देख रही है। तो उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके बॉस की वाइफ उसके ऊपर गुस्सा है। उसे पता है कि प्रेग्नेंट लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसे पता है कि प्रेग्नेंट लोगों के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और वो किसी भी पल अपने इमोशंस चेंज कर लेते हैं। अगर आप अभी एक प्रेग्नेंट पर्सन को मुस्कुराते हुए देखते हो और अगले ही पल वो गुस्सा हो जाता है, तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके इमोशंस ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं। और शाहजहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल उसके ऊपर फटने वाला है। अब हम देखते हैं शाहजहान को, जो कि जैसे ही अपने हस्बैंड को देखता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो इस बारे में पूरी तरह से भूल जाता है कि उसने कुछ देर पहले अपने हस्बैंड और सिक्योरिटी की क्या बातचीत सुनी थी। और उसे इस पल सिर्फ यही याद था कि सिक्योरिटी ने उसे किस तरह मैडम बुलाया और वो इसी वजह से तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। ईबो ने रोते हुए शाहजहान को अपनी गोद में उठाया, फिर उसने अपने सिक्योरिटी की ओर देखा, जो कि अपना सिर हिलाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बॉस की वाइफ उसे फंसा दे और जिसके बाद उसके बॉस का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़े। दूसरी तरफ शाहजहान ने देखा कि कैसे सिक्योरिटी अपने लंबे लंबे कदम से उसके घर से बाहर भाग रहा था, तो वो और भी ज़्यादा सैड हो गया और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। जान ने सोचा कि उस सिक्योरिटी ने उससे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगी और इससे अच्छा भागना समझा। उसके हस्बैंड ने भी उसे न्याय नहीं दिलाया और ना ही सिक्योरिटी को कुछ कहा। क्या उसके हस्बैंड ने नहीं देखा है कि उसके सिक्योरिटी ने किस तरह उसे बुली किया है? क्या उसका हस्बैंड उसके सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रहा है बजाय इसके कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे? अब हम दूसरी तरफ देखते हैं शियाओगू को, जो कि शाहजहान की रोने की आवाज़ सुनते हैं और वो तुरंत अपना सारा काम छोड़कर
जान की ओर दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही श्याओगू, जान और ईबो के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि ईबो ने शाओजान को अपनी बाहों में उठाया हुआ है और जान जोर जोर से ईबो की बाहों में रो रहा है। श्याओगू ने एक पल के लिए अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र ईबो के ऊपर पड़ी, जिसने कि श्याओगू की ओर देखकर अपना सिर नाम में हिलाया। इसके बाद वो जान को लेकर अपने रूम में चला गया। अब हम देखते हैं वांग ईबो के मास्टर बेडरूम के अंदर। ईबो जैसे ही रूम के अंदर पहुंचता है और वो तुरंत शाओजान को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, बाऊबे प्लीज़ रोना बंद करो, देखो तुम्हारा फेस पहले ही लाल हो चुका है और अगर तुम ज़्यादा रोगे तो तुम्हारी आंखें भी फूल जाएगी। क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं बताओगे कि क्या हुआ है और तुम किस वजह से रो रहे हो? ऐसे ही कुछ देर शाओजान को मनाने के बाद शाओजान अब आखिरकार जाकर शांत हुआ। उसने अपने हस्बैंड की ओर देखा, जो कि उसे मनाने की और शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका हस्बैंड उसके लिए वरीड था और उसे ऐसा देखकर शाओजान को खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बिल्कुल भी रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहा था, इसीलिए वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। वो बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब भी उसे रोना महसूस होता है तो वो अपने हस्बैंड के सामने खुलकर रो देता है। अब हम देखते हैं शाओजान को, जो कि अपने हस्बैंड के गर्दन में अपना फेस छिपाते हुए धीमी आवाज़ में ईबो से कहता है, मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहता था। ये तो बेबी है जिसने कि मुझे रुलाया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि ऐसे ही रो दूँ। इतना बोलते हुए शाओजान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अशेम्ड महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वो आखिर इतनी छोटी सी बात पर कैसे रो सकता है। अगर किसी ने उसे मैडम कहा है तो ये कोई रोने वाली बात नहीं है। वो तो एक समझदार और बड़ा इंसान है, लेकिन इतनी सी बात पर वो इतना ज़्यादा इमोशनल कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग ईबो शाओजान से कहता है, मुझे पता है कि मेरा बाऊबे बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम फर्श पर क्यों बैठे थे? ईबो, जो कि अपनी वाइफी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी वो नज़ारा याद है कि उसकी वाइफी किस तरह फर्श पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। और जान को देखते ही वो ये बता सकता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसीलिए जान उस हालत में फर्श पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ शाओजान, जो कि बताने से हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने आखिरकार वांग ईबो को बताया कि उसे कुछ बहुत ज़्यादा बुरी यादें आ रही थी और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो यादें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी और इसी वजह से वो फर्श पर बैठा हुआ था। लेकिन उसने ईबो को ये नहीं बताया कि उसने उसके और सिक्योरिटी की बातचीत सुनी है और वेन रुई का नाम सुनने के बाद ही उसकी वो हालत हुई थी। वो वेन रुई के बारे में अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके नाम से ही उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे नहीं पता कि वेन रुई कौन है, लेकिन वो वेन रुई नाम के पर्सन को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ वांग ईबो ने भी अपने गेयर की सारी बातों पर यकीन किया। वो जानता है कि उसके गेयर को धीरे धीरे उसके पिछले लाइफ की बातें याद आ रही है। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता कि उसके गेयर को कुछ भी याद आए, लेकिन वो फेट को चेंज नहीं कर सकता और अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब धीरे धीरे उसके गेयर को उसके पिछले लाइफ की सारी बातें याद आ जाएगी और जिसके बाद क्या होगा वो इस बारे में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करना चाहता। वो नहीं जानता कि उसका गेयर सारी बातें याद करने के बाद उसके साथ किस तरह बिहेव करेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसका गेयर उसके साथ चाहे जैसा भी बिहेव करे वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये सब उसकी ही गलती थी। वो अगर अपने गेयर को हर्ट नहीं करता तो उसे कभी भी इस चीज़ का डर नहीं होता। वो बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसका गेयर उसे कभी भी ना छोड़े, क्योंकि वो अपने गेयर के हर एक पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वाइफ के बिना नहीं रह सकता। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं 2 वीक्स ऐसे ही बीत गए और दूसरी तरफ वेन रुई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। वो शाओजान के घर से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, वो शाओजान कभी भी घर से बाहर नहीं निकला और उसके हर प्लान पर पानी फेरता रहा। यहाँ तक कि वेन रुई ने उनके घर में जितने भी जासूस भेजे थे वो घर के अंदर एंटर करने से पहले ही मर चुके थे, क्योंकि वांग ईबो ने उनका काम निपटा दिया था। अब उसके पास एकमात्र यही चॉइस थी कि वो खुद वांग ईबो के पास जाए और अपने प्लान को अंजाम दे और सामने से ये नज़र रखे कि उसकी प्लानिंग में कोई भी गलती ना हो।
दूसरी तरफ हम वांग मेंशन में देखते हैं वांग ईबो आज काम पर नहीं गया था, बल्कि वो अपने वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके मेंशन में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ धमके और उनके पीसफुल मोमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही ईबो के गार्ड्स ने ईबो को ये इन्फॉर्म किया कि उनसे कोई मिलने यहाँ पर आया है, तो ईबो तुरंत शाओजान को वहीं पर रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने सभी गार्ड्स को ये इन्फॉर्म कर देता है कि सारी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया जाए ताकि उनके घर के अंदर कोई भी अजनबी एंटर ना कर सके। जब वांग ईबो खुद ये मेक श्योर कर लेता है कि अब सब कुछ बिल्कुल सेफ है और शाओजान को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, तो वो अपने मन को शांत करता है और आखिरकार मेंशन से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं मेंशन के बाहर वांग ईबो जैसे ही अपने गेट के सामने पहुंचता है, वो अपने सामने किसी जाने पहचाने शख्स को देखता है। अब हम देखते हैं वांग ईबो बोलना शुरू करता है, विन रुई, तुम में वाकई में हिम्मत है। अगर कोई तुमसे मिलना नहीं चाहता है तो तुम उनसे मिलने उनके घर चले जाते हो। वांग ईबो अभी अपने मेंशन के बाउंड्री के अंदर था और उसके सामने बूढ़ा आदमी विन रुई था। वो उसे वहाँ पर देखते ही तुरंत उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। साथ में उसने उस बेकार लड़के यू डोंग को भी देखा जिसने कि कुछ समय पहले ही उसके गियर को छेड़ने की कोशिश की थी। इस बारे में याद करते ही वांग ईबो को ये याद आता है कि उसने अभी तक इस लड़के को सबक नहीं सिखाया है, लेकिन वो अभी खुद से ये वादा करता है कि वो इस लड़के से बाद में ज़रूर निपटेगा। वांग ईबो अंदर ही अंदर ये जानता था कि वो भी पहले यूडोंग जैसा ही हुआ करता था। वो भी यूडोंग जैसा ही बेवकूफ़ और लापरवाह लड़का था जो कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था। और जब तक उसे यह एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी और वो बस रिग्रेट ही कर सकता था। दूसरी तरफ यूडोंग जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक था, वो वांग ईबो के सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों वो डर के मारे बुरी तरह से काँप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा है और उसे मारना चाहता है। जिसके बाद यूडोंग ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी ऐसा पर्सन दिखाई नहीं दिया जो कि उसे बुरी तरह घूर रहा हो। तो यूडोंग ने सोचा कि शायद ये कोई भूत है जो कि उसे परेशान करना चाहता है। अब क्या भूत भी उसके दुश्मन बन गए हैं? इतना सोचते हुए यूडोंग और भी ज़्यादा डरने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बिंग को, जो कि जैसे ही वांग ईबो को देखती है वो तुरंत ईबो के करीब जाना चाहती थी, लेकिन विन रुई ने उसे रोक दिया। विन रुई अभी देख सकता था कि ये लड़की किस तरह प्यार में पागल है और उनके दुश्मन के पास ही जाने लगी है। और विन रुई को अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से कहीं उसका प्लान ख़राब ना हो जाए, इसीलिए वो उसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद विन रुई ये बिंग को वार्न करते हुए कहता है, कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम मत करो। अगर तुमने जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ ये बिंग जो कि विन रुई के बात से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड महसूस कर रही थी और उसे सैड भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। ये बिंग ने सोचा कि वो अब आखिरकार यहाँ वांग ईबो के सामने खड़ी है और वो जल्द ही उस बिच को यानी कि शाओजान को भी देख लेगी। वो खुद को यहाँ पर रेडी करके ही आई है और वो शाओजान से अकेले ही निपट लेगी, क्योंकि उस शाओजान ने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है और शाओजान की वजह से ही अब वो एक बाज बन गई है और वो कभी भी एक बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी। इस बार वो ये मेक श्योर करेगी कि शाओजान मर जाए या फिर वो अपना अजन्मा बेबी खो दे, क्योंकि उसका बेबी इस दुनिया में आने का हकदार नहीं है। इतना सोचते हुए ये बिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने मन ही मन सोचा, शाओजान तुम बस मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद हम देखते हैं आखिरकार वांग ईबो ने अपने बीच की इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मिस्टर विन आप अंदर आ सकते हैं, साथ में आपका भतीजा भी आ सकता है, लेकिन किसी और को अंदर आने की परमिशन नहीं है। हम देखते हैं यूडोंग को जो कि वांग ईबो की बातें सुनता है और वो अपने चारों तरफ देखता है। उसने चारों तरफ ये देखने की कोशिश की कि क्या उसके अलावा भी यहाँ पर कोई और भतीजा है जिसके बारे में वांग ईबो बात कर रहा है, क्योंकि वो तो बॉडीगार्ड के पीछे छुपा हुआ है, तो ईबो उसे कैसे देख सकता है। वो तो इससे पहले कभी भी वांग ईबो से नहीं मिला है, ना ही उसने ईबो को देखा है, तो आखिर ईबो ने उसे अंदर क्यों बुलाया है।
उसका ईबो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो ईबो से मिलना चाहता है। कहीं उसने गलती से कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से ईबो उससे गुस्सा हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग ईबो के होंठ फड़क रहे थे क्योंकि वो अपने सामने इस पागल यू डोंग को देख रहा था, जो कि बिल्कुल भी एक मैच्योर आदमी नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर रहा था। वांग ईबो ने सोचा कि यू डोंग तो उसके सामने ही है, तो आखिर ये लड़का इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे कि इस ग्रुप में कोई और यू डोंग नाम का लड़का है। इसके बाद हम वेनरुई को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपने डरपोक भतीजे को देख रहा था। वेनरुई ने यू डोंग से कहा, बेवकूफ़, मेरे साथ आओ और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना बंद करो। इतना बोलते हुए वेनरुई ने अपने भतीजे को अपने साथ घसीटा। हम देखते हैं ये बिंग को जो कि वहीं पर खड़ी थी और वांग ईबो, वेनरुई और यू डोंग को देख रही थी। उन तीनों को अंदर जाता हुआ देख ये बिंग बोली, मेरे बारे में क्या तुम मुझे यहीं पर ऐसे ही छोड़ दोगे? ये बिंग बहुत ज़्यादा वरीड थी, वो भी अंदर जाना चाहती थी। वो यहाँ पर ऐसे ही खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि उसे भी शाहजहान का काम निपटाना है, जैसा कि वो लोग पहले से ही प्लान बना कर आए हैं। और वो ऐसे ही अगर बाहर रही तो उनकी प्लानिंग बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं वांग ईबो ये बिंग को आंसर करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे घर में आने का राइट नहीं है और भ्रम में रहना बंद करो। इतना बोलकर ईबो यू डोंग और वेनरुई के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये बिंग वांग ईबो से चिल्लाते हुए कहती है, वांग ईबो, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हम एक साथ थे और हैप्पी थे। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतना चिल्लाते हुए ये बिंग घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वेनरुई के बॉडीगार्ड्स ये बिंग को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वांग ईबो भी बिना पीछे मुड़े घर के अंदर चला जाता है। वो ये बिंग के एक भी वर्ड्स पर यकीन नहीं करता है और ना ही उसके एक भी वर्ड्स का उसके ऊपर कोई असर हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वांग ईबो वहाँ से गया, शाहजहान वहाँ पर आ गया। उसने अपने हस्बैंड को नहीं देखा था और ना ही वेनरुई या यू डोंग को देखा था। उसे बस इतना सुनाई दिया कि ये बिंग ने अभी अभी उसके हस्बैंड के लिए क्या कहा है, और जिसे सुनकर शाहजहान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अभी शाहजहान ये बिंग को देख सकता था जो कि मेंशन के बाहर खड़ी थी, जिसके आसपास 4-5 गार्ड भी थे। इसके बाद शाहजहान ने एक क्रीपी से स्माइल करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, जाओ उन 5 आदमियों को बांध दो और किसी को उन पर नज़र रखने के लिए कहकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। वो बिच मेरे हस्बैंड को पाने के लिए तड़प रही है और मैं उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। इतना बोलते हुए शाहजहान ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया। दूसरी तरफ शाहजहान के बॉडीगार्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, उन्होंने आज अपने बॉस के वाइफ की क्रीपी स्माइल भी देखी। इससे पहले उन्होंने अपने बॉस को इतने डरावने रूप में कभी भी नहीं देखा था और ना ही उनके बॉस की वाइफ कभी गाली देती थी। उन बॉडीगार्ड्स ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके बॉस की वाइफ इतनी डरावनी भी हो सकती हैं, और उन्होंने पहली बार शाहजहान को इतने गुस्से में देखा था। और उनके बॉस ने जब से उन लोगों को अपनी वाइफ के लिए हायर किया है, तब से ये पहली बार है कि उनके मैडम ने उन्हें कोई काम दिया है और वो अपने मैडम को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करेंगे। और कुछ ही सेकंड बाद हम शाहजहान के गार्ड्स को देखते हैं जो कि ये बिंग के गार्ड्स को ऐसे फुटपाथ पर उठा के पटक रहे थे जैसे कि वो कोई चावल की बोरी हो। ये बिंग के बॉडीगार्ड्स ने शाहजहान के बॉडीगार्ड्स से बात करने की भी कोशिश की और उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बात करके भी मामला निपटा सकते हैं। लेकिन शाहजहान के गार्ड्स ने कोई बात नहीं सुनी। शाहजहान के गार्ड्स ने ये बिंग के गार्ड्स की अच्छे से धुलाई की और उन्हें एक साथ बांध दिया। उन गार्ड्स के चेहरे सूज गए थे और वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन बॉडीगार्ड्स के बॉडी में इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी जैसे कि किसी गाड़ी ने उन्हें रोड पर कुचल दिया हो। अगर वो लोग हिलने की भी कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि अगले ही पल उनकी बॉडी ज़मीन पर गिर जाएगी। इसके बाद हम ये बिंग की ओर देखते हैं जिसे कि एक बॉडीगार्ड ने बांधा हुआ था। उसके मुंह पर भी एक कपड़ा बांधा हुआ था जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो किसी पत्ते की तरह काँप रही थी। इसके बाद बॉडीगार्ड ने ये बिंग की ओर देखते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर शांति है, क्योंकि कोई भी हमारे मैडम के पीसफुल मूवमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये बिंग जिसे कि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे अचानक से बांध दिया गया था और उसके बॉडीगार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। हालांकि वो बॉडीगार्ड्स ये बिंग को गार्ड करने वाले थे, लेकिन वो अपनी ही बॉडी को गार्ड नहीं कर पाए।
वो लोग किसी काम के नहीं थे और जिसकी वजह से अभी ये बिंग को घसीटा जा रहा था। लगभग कुछ मिनट तक चलने के बाद ये बिंग को एक पर्सन के सामने घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। जब ये बिंग अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है तो उसके सामने वही पर्सन मौजूद था जिससे वो दिल से नफरत करती है और उसे देखते ही ये बिंग की आंखों में नफरत भर गई थी। दूसरी तरफ हम शाहजहान को देखते हैं जो कि ठंडा ऑरेंज जूस पी रहा था जिसे कुछ देर पहले ही एक बॉडीगार्ड ने उसे दिया था। इसके बाद उसकी नज़रें अपने सामने बैठे ये बिंग पर पड़ी जो कि घुटनों के बल थी। इसके बाद शाहजहान ने अपने सामने बैठी लड़की की ओर देखते हुए कहा, ये बिंग, मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शाहजहान के वर्ड्स और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। वो अभी भी उन चीज़ों को नहीं भूला है जिस तरह ये बिंग ने उसे पहले परेशान किया था, उसे उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर किया था जो कि वो नहीं करना चाहता था। ये बिंग ने उसे बहुत ज़्यादा बुली किया था, उसके साथ किसी कूड़े की तरह बिहेव किया था। उस टाइम शाहजहान को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो कब तक यहाँ पर टिक पाएगा। भले ही उस टाइम उसके हस्बैंड ने उसे इग्नोर किया था, लेकिन ये लड़की उसे टॉर्चर करने वाली, उसके साथ उस तरह बिहेव करने वाली कोई नहीं होती है। उसे कोई राइट नहीं होता है कि वो शाहजहान के साथ बुरा बिहेव कर सके। दूसरी तरफ ये बिंग जो कि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने मुझे किस तरह ठंडे पानी के बाथटब में लगभग डुबो दिया था और जिसके बाद मुझे तेज़ बुखार हो गया था और मेरे इतना बीमार होने के बावजूद भी तुमने मुझे ठंड में घुटनों के बल बाहर बैठने के लिए फोर्स किया। मैं लगभग मरने के कगार पर था। इतना बोलते हुए शाहजहान कुछ देर के लिए चुप हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो इमोशनल हो गया है, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इन चीज़ों को बीते हुए लगभग साल बीत चुके हैं और वो इन चीज़ों को भूलने भी लगा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसे ऐसे ही जाने देगा, वो अपना बदला ज़रूर लेगा और आज वो दिन था जब वो अपना बदला लेने जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान कहता है, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे साथ हुई हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़े और मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा तो तुम्हें मेरे ऊपर प्राउड महसूस होगा और तुम इसके लिए मेरी सराहना भी करोगी। इतना बोलते हुए शाहजहान ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और उससे कहा, जाओ मेरे लिए पानी से भरा एक बड़ा टब लेकर आओ जिसमें बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े भी डालना मत भूलना। आज मैं अपनी प्यारी ये बिंग के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। शाहजहान की बातें सुनकर ये बिंग की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई और जिसके बाद ये बिंग ने और भी ज़ोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, उसे दो बड़े बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था और वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये बिंग ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और अभी घुटनों के बल बैठने की वजह से उसके घुटने घायल हो चुके थे और जितना ज़्यादा वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी उतनी ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही थी। कुछ मिनट बाद ही वहाँ पर एक बड़ा पानी का टब लाया गया जिसमें कि बर्फ़ के टुकड़े भी थे और शाहजहान ने ये बिंग के पास में खड़े अपने गार्ड को ये बिंग का मुंह खोलने का इशारा किया और जैसे ही ये बिंग का मुंह खुला, ये बिंग ने शाहजहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यू बिच, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे की? मुझे पता है कि तुम बस दिखावा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे साथ ये सब कर सको। इतना बोलते हुए ये बिंग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी क्योंकि वो अपने सामने बैठे पर्सन के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये वो पर्सन नहीं था जिसे कि वो जानती थी। वो शाहजहान को जानती थी जो कि डरपोक था, लेकिन अभी जो पर्सन उसके सामने बैठा था वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान ये बिंग से कहता है, तो फिर मुझे ध्यान से देखो और ये पता लगाओ कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। इतना बोलते हुए शाहजहान की आवाज़ बहुत ज़्यादा शांत लग रही थी और वो किसी भी तरह से डरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके बाद शाहजहान ने अपने पास में पड़े टब से एक जग पानी निकाला और वो धीरे धीरे ये बिंग के पास चला गया और अगले ही पल शाहजहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बिंग के ऊपर वो ठंडा पानी डाल दिया, जिसकी वजह से ये बिंग के बाल और उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए। अपने काम से खुश होकर शाहजहान बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल लेकर ये बिंग की तरफ देख रहा था। इसके बाद शाहजहान अपनी जगह से पीछे हटा और उसने अपने एक गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा,
उसका सिर पानी में डुबो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो एक मछली की तरह पानी के अंदर सांस ले सकती है। दूसरी तरफ ये बिंग, जो कि शाहजहान की बातें सुन रही थी, उसके दांत आपस में बज रहे थे। वो बोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन ठंड की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी और शाहजहान की बोली हुई बात की वजह से उसकी आंखों में साफ डर देखा जा सकता था। ये बिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़की, जो कभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, वो अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। दूसरी तरफ शाहजहान अपने वर्ड्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया था जो कि लगभग 1 साल पहले ये बिंग ने उसे टॉर्चर करते समय इस्तेमाल किया था। ये बिंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर शाहजहान ने अपने बॉडीगार्ड्स को वो करने से रोक दिया जो कि उसने अभी ऑर्डर किया था। दूसरी तरफ ये बिंग, जो कि डर के मारे और ठंड की वजह से काँप रही थी, जैसे ही उसने शाहजहान की इशारे को देखा तो वो थोड़ा शांत हुई। ये बिंग ने सोचा कि ये बिच उसे बस डराने के लिए दिखावा कर रही है। उसने सोचा था कि यह लड़का बदल गया है, लेकिन उसने गलत सोचा था। ये अभी भी वही डरपोक लड़का है जिसके बारे में वो जानती थी, जिसे कि आसानी से कोई भी बुली कर सकता था। ये बिंग ने तो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच लिया था, ये शाहजहान कभी भी इतना ज़्यादा हार्टलेस काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए अभी उसे बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शाहजहान उसके साथ कुछ भी इतना बुरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके पास हिम्मत की कमी है और वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा बदल नहीं सकता जितना कि ये बिंग ने पहले ही सोच लिया था। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान ये बिंग से कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रहा हूँ, साथ में मैं एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जाने देने से पहले ये मेक श्योर करूँगा कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ और दोबारा कभी मेरे हस्बैंड की ओर नज़र उठा कर भी ना देखो। और आज के बाद अगर तुमने दोबारा कभी मेरा नाम सुना तो तुम इतना काँपोगी कि तुम्हें आसानी से कोई भी अपने वश में कर सकेगा। दूसरी तरफ हम ये बिंग को देखते हैं, जो कि अब तक घमंड में थी कि शाहजहान उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं बना है जितना कि वो सोच रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शाहजहान की ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत और भी ज़्यादा डर गई और अब उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो सच में गलत थी, उसने गलत सोचा था। इस बास्टर्ड में सच में हिम्मत है और वो सच में बदल गया है। उसने उसे धमकाने की हिम्मत की। इस बिच ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो कोई ट्रेस है। इससे पहले कि ये बिंग और ज़्यादा सोच पाती, उसे और ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि अगले ही पल उसका पूरा सिर पानी के अंदर था और वो चाहे कितनी भी बचने की कोशिश क्यों न करे, वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। ये बिंग को पानी के अंदर सांस नहीं आ रही थी और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ शाहजहान ये बिंग को पानी के अंदर स्ट्रगल करते हुए देख सकता था और वो ये भी देख रहा था कि हर गुजरते सेकंड के साथ ये बिंग की बॉडी मूवमेंट भी कम हो रही थी। उसे देखते हुए शाहजहान को ये भी याद आया कि कैसे जब उसे पानी के अंदर डुबाया गया था तो वो भी इसी तरह स्ट्रगल कर रहा था और उसने ये सोच भी लिया था कि वो कुछ ही देर में मर जाएगा। लेकिन जिस पल वो मौत को गले लगाने ही वाला था, उसी पल उसे फिर से बचा लिया गया और जिसके बाद से शाहजहान ने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा। उसने अपनी उम्मीद कभी भी नहीं खोई और ये सोचता रहा कि एक दिन वो भी एक हैप्पी लाइफ जिएगा और वो दिन जल्दी आएगा। और जैसा कि वो अभी इस लाइफ को जी रहा है, यही उसकी ड्रीम लाइफ थी और वो दिन जल्दी आ गया जिसके बारे में वो होप किया करता था। अब वो पहले की तरह डरता नहीं था और ना ही डर के जीता था। उसका हस्बैंड अब उससे प्यार करता था और उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं मांग सकता। उसे अपनी इस लाइफ में एक फैमिली भी मिली, एक ब्लड रिलेटिव फैमिली, जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और ना ही कभी होप की थी। उसके पास अब एक बाबा हैं, उसका एक जुड़वा भाई है। अब शाहजहान को इस बारे में भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी की टेक केयर कौन करेगा। और अब शाहजहान अपनी एक प्यारी सी फैमिली की मदद से अपने लाइफ में हुए सभी बुरी घटनाओं को भूलने लगा है। अब वो अपनी फैमिली में बस हैप्पी रहता है और अपने लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। इसके बाद हम देखते हैं एक बॉडीगार्ड ने शाहजहान को अपने होश में वापस लाते हुए पूछा, मैडम मैडम क्या आप चाहते हैं कि हम उसे डुबोकर मार दें, क्योंकि वो हिलना डुलना बंद कर चुकी है। उसकी बात का जवाब देते हुए शाहजहान कहता है, नहीं, वो इतनी जल्दी मर नहीं सकती। मैंने अभी इनफ मज़ा नहीं लिया है और वैसे भी मैं कोई मर्डरर नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि कानून मौजूद है
और कानून के होते हुए मैं ये काम नहीं कर सकता। भले ही मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एरिया मेरे हस्बैंड का है और मेरे हस्बैंड के होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम ये बिंग को देखते हैं जो कि आधे घंटे से हिल देख रही थी। वो मरना चाहती थी, लेकिन उसे मरने भी नहीं दिया जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सालों से बहुत ज़्यादा दर्द में है। इसके बाद ये बिंग का सिर जैसे ही पानी से बाहर निकाला गया, ये बिंग ने खांसते हुए शाहजहान से कहा, शाहजहान मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये बिंग जिसने कि अपनी लाइफ में पहले कभी भीख नहीं मांगी थी, उसने आज शाहजहान के सामने भीख मांगी, लेकिन उसके बेग करने से भी शाहजहान को कोई भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसके ऐसे बेग करने से शाहजहान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। दूसरी तरफ ये बिंग ने यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शाहजहान इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शाहजहान किसी शैतान का पुनर्जन्म है। शाहजहान ने तो उसे एक भी पल आराम करने का मौका भी नहीं दिया और उसने इस बात की गिनती भी नहीं की कि वो तब से कितनी बार बेहोश हो चुकी है और उसे ज़बरदस्ती जगाया गया है। भले ही उसने पहले शाहजहान को टॉर्चर किया था, उसे बुली किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं थी। इसके बाद हम शाहजहान को देखते हैं जो कि ये बिंग को कहता है, चूँकि तुम अभी भी बोल सकती हो तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास एक गियर के साथ खेलने के लिए अभी भी काफ़ी एनर्जी है। मैं अभी तुम्हें उसी चीज़ का स्वाद चखा रहा हूँ जो कि मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन तब मैंने एक भी बार शिकायत नहीं की थी। इतना बोलते हुए शाहजहान की आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और उसे इस तरह बोलते हुए देख ये बिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने शाहजहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, अगर वांग यीबो को इस बारे में पता चला कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। इतना बोलते हुए ये बिंग दर्द से करा उठी। ये बिंग ये अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी विनती क्यों न कर ले। इसीलिए उसने वांग यीबो के नाम का इस्तेमाल किया ताकि शाहजहान उसकी बात पर रिएक्ट करे। लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस शैतान के बच्चे ने उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान को जो कि बिल्कुल भी वरीड नहीं लग रहा था। उसने शांति से ये बिंग को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मेरे हस्बैंड का जिक्र करने का कोई भी राइट नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर अभी मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगा तो वो मेरे लिए वरीड हो जाएगा और मेरे बुलाने पर तुरंत यहाँ आ जाएगा। उसकी बात पर ये बिंग को अपनी आइस रोल करने का मन हो रहा था। ये बिंग ने सोचा कि वांग यीबो इसी वजह से उससे नफरत करता है, क्योंकि उसने पहले शाहजहान के साथ बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया था जैसा कि अभी शाहजहान उसके साथ कर रहा है। अगर अभी वांग यीबो यहाँ आकर ये देखता है कि कैसे शाहजहान उसे प्रताड़ित कर रहा है तो शायद वांग यीबो को उसके ऊपर दया आ जाए। शायद गॉड ने उसके और वांग यीबो के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए ये एक तरीका खोज निकाला है। पता नहीं क्यों, पर उसे इस बार पूरा यकीन था कि वांग यीबो अगर उसे इस हालत में देखेगा तो वो ये बिंग से फिर से प्यार करने लगेगा। बस उसे यहाँ पर थोड़ी और देर टिकने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम शाहजहान को देखते हैं जो कि रोने का नाटक करते हुए अपने हस्बैंड को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि किसी ने उसे बुली किया है, और जिसके तुरंत बाद ही शाहजहान फ़ोन को कट कर देता है और एक स्मिक के साथ ये बिंग को देखता है जो कि अभी फर्श पर लेटी हुई थी। कुछ ही मिनट बाद शाहजहान ने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। जैसे ही शाहजहान ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसका हस्बैंड दौड़ता हुआ उसकी ओर ही आ रहा था। अपने हस्बैंड को देखते ही शाहजहान ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और अब उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शाहजहान ने रोते हुए अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड आखिरकार तुम यहाँ आ गए। देखो, वो लड़की चुपके से हमारे मेंशन के अंदर चली आई थी और वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रही थी। इतना बोलते हुए शाहजहान बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा धीमी थी। वो लगातार रो रहा था। वांग यीबो ने अपनी वाइफी की बातें सुनी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने एक भी नज़र ये बिंग की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई जो कि फर्श पर लेटी हुई थी, लेकिन वांग यीबो ने बिना देखे ही ये बिंग के पेट पर 2-3 बार लात मारी, जिसकी वजह से ये बिंग दर्द की वजह से कराने लगी और उसने खून की उल्टी भी की। वांग यीबो ने गुस्से में ये बिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी ही जगह पर जम गए
वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं अगला निशाना वो ना हो। उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं अगर उन्होंने सांस भी ली तो भी इससे उनके बहुत गुस्सा हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम ईपो को देखते हैं जो कि वेनरुई की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और जैसे ही उसने अपने गेयर की डर भरी आवाज़ सुनी जो कि उसे रोते हुए बुला रहा था, उसका गेयर अभी प्रेग्नेंट था और एक बहुत ही नाजुक कंडीशन में था, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसकी पूरी लाइफ में उसका गेयर ही है जो कि उसकी केयर करता है और वो अपने गेयर को कुछ भी होने नहीं दे सकता है, और जो कोई भी उसके गेयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, भले ही वो ये बिंग ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ हम ये बिंग को देखते हैं जो कि बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने फिर भी वांग ईबो से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इसलिए खून की उल्टी कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे लात मारी। इससे आगे कि वो और कुछ बोल पाती, वांग ईबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यहाँ नाटक करना बंद करो यू बिच। गार्ड्स, इस लड़की को अभी यहाँ से ले जाओ और उसे बंद कर दो ताकि मैं पर्सनली बाद में उससे निपट सकूँ। उसकी बात सुनकर ये बिंग बहुत ज़्यादा शॉक थी। ये बिंग ने सोचा कि वो खुद वही पर्सन है जिसे कि धमकाया गया, जो कि घायल है, और जाहिर तौर पर वही वो पर्सन थी जिसे कि बुली किया गया था। लेकिन वांग ईबो ने उसे देखने से इनकार कर दिया और बल्कि उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने ही उसके वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। क्या ऐसे सच में हुआ था? आखिर वांग ईबो उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? क्या वांग ईबो अब वाकई उसकी परवाह नहीं करता? क्या वांग ईबो सच में उसे किसी बुरे पर्सन की तरह देखने लगा है? वो सच में क्या इस टाइम गलत थी? उसके पास उम्मीद रखने को बस एक ही पर्सन था, वो था वांग ईबो। लेकिन अब वांग ईबो के बिहेवियर को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वांग ईबो ने उसे हमेशा के लिए भुला दिया है। इसके बाद हम वांग ईबो को देखते हैं जो कि अपने गेयर से अपनी वरीड आवाज़ में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है? इतना बोलते हुए वो अपने गेयर की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था। शाओजान जिसने कि अपना सिर हिलाया और वो सीक्रेटली मुस्कुराता है। उसने वाकई में गलत नहीं सोचा था। उसका हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके हस्बैंड की नज़र में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसके हस्बैंड के लिए सबसे पहले उसकी सेफ्टी आती है। इसके बाद शाओजान अपने हस्बैंड को जवाब देते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ हस्बैंड, मैं तो बस थोड़ा डर गया था, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर हो तो मैं ठीक हूँ। उन दोनों को ऐसा लवी डबी होता हुआ देख हम किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कि कहता है, तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये कोई और नहीं बल्कि वेनरुई था जो कि वांग ईबो के पीछे धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल थी और उसे देखते ही शाओजान की पूरी बॉडी जम गई। उसकी आवाज़ सुनते ही शाओजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने पहले भी ये आवाज़ सुनी है, और उसे ये आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शाओजान का सिर तुरंत बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा और उसकी नज़रें धुंधली हो गई। आखिरी चीज़ जो उसने सुनी वो थी उसके हस्बैंड की आवाज़। उसका हस्बैंड उसे बुला रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, यानी कि शाओजान बेहोश हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं इसे 5 के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।